हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम सेमेस्टर 5 के लिए पेपर नंबर 11 का भारतेंदु युगीन साहित्यिक प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए भारतेंदु जी के योगदान पर प्रकाश डालने वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर उसकी उसके टॉपिक जो है वह मैंने लिखा दिए हैं। प्रस्तावना है जो हम सभी प्रश्नों में करते हैं। काव्य सृजन, नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, पत्र पत्रिकाएं और अंत में भारतेंदु जी के योगदान की चर्चा। यहाँ पर प्रस्तावना के तौर पर कुछ हम शुरुआती तौर पर लिखेंगे कि आधुनिक काल जो था वह कैसा था। तो आधुनिक काल में बेहद नई विधाएं आ रही थी, यानी कि बहुमुखी प्रतिभाएं हमारे सामने आ रही थी। नई नई प्रतिभाएं हमारे सामने आ रही थी और इसी कारण अभिव्यक्ति पक्ष भी और अनुभूति पक्ष भी दोनों भी तीव्र रूप से परिवर्तित हो रहे थे, क्योंकि जो नई नई प्रतिभाएं आ रही थी वह अभिव्यक्ति में और अनुभूति में भी नवीनता लेकर आ रही थी। सभी में अलगता थी, विविधता थी और इसी कारण तीव्र रूप से वे बदल रहे थे। और यह तीव्र रूप से जो बदल रहे थे, इसी कारण वे जो हमारे विद्वान थे उन्होंने इसे आधुनिक काल नाम दिया। और साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इसकी जो गतिविधियां थी और उसी कारण इस गतिविधियों के कारण ही उन्होंने इस काल को आधुनिक काल तो दिया, पर इसका प्रथम जो चरण था वह उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर भारतेंदु युग या नव जागरण काल के नाम का उसे नाम दिया। यह अनेक विद्वानों के साथ उन्होंने यह नामकरण किया और इसमें कह सकते हैं हम कि जो भारतेंदु जी थे वे एक समर्थ युग नेता थे जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण अनेक साहित्यिक विधाओं का जन्म उनके कारण हुआ और उनके कारण होने पर भी इसका विकास भी अच्छा आगे चलकर हुआ। अब खड़ी बोली के गुरु को व्यापक जन समर्थन मिला और वे साहित्य की एक छत्र सामग्री बन गए। भारतेंदु ने अपने समकालीन साहित्यकारों का संगठन किया और पथ प्रदर्शन पर एक नई चेतना से युक्त साहित्य का निर्माण करके नए साहित्यिक युग का सूत्रपात किया। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु की जन्म तिथि जो थी वहीं से आधुनिक काल का प्रारंभ माना। आधुनिक युग के जनक भारतेंदु थे और कहे तो हिंदी, उर्दू, यह सारी जो चर्चाएं थी उनको उन्होंने समाप्त की और एक नई विधाओं को यहाँ पर उन्होंने जन्म दिया। और यह जो जन्म दिया वहाँ पर गद्य को स्थिरता मिल गई और गद्य को जो स्थिरता मिली उन्होंने गद्य में नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, पत्र पत्रिकाएं जैसी विधाओं को आगे बढ़ाया, विकास दिया और जो पत्र पत्रिकाएं थी
उसमें भी अपना उत्तरदायित्व बखूबी निभाया। इस प्रकार यह हम उनकी जो बहुमुखी प्रवृत्तियां थी उनको भारतीय हिंदू युग में हम देख सकते हैं। और साथ ही में हम अलग अलग विधाओं को भी यहाँ पर देखेंगे। अब हम देखेंगे कि काव्य सृजन, इसमें परंपरा एवं नवीनता। काव्य सृजन में हम देखेंगे कि कैसे काव्य यहाँ पर बन रहे थे। तो यहाँ पर भारतेंदु जी का जो युग था, भारतेंदु युग, इसमें कविता सर्वाधिक सक्रिय दिखाई देती थी। साथ ही इसमें क्या था, तो परंपरा एवं नवीनता का समन्वय था। अर्थात यहाँ पर जो परंपराएं थी वे परंपराओं के साथ यहाँ नवीनता भी प्राप्त होती थी। इनकी यहाँ पर काव्य, भारतेंदु युग में जो काव्य कविताएं मिलती थी वह ब्रज भाषा में लिखी हुई थी। किंतु भारतेंदु जी ने यहाँ पर जो कविताएं लिखी गई थी ब्रज भाषा में थी, किंतु भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में कविताएं लिखी। अब यहाँ पर खड़ी बोली में उन्होंने कविताएं लिखी। अब यहाँ पर उन्होंने प्रत्येक रचनाकार जो था, यानी कि भारतेंदु युग में जो भी कवि था वह प्रत्येक रचनाकार कवि भी था और गद्य लेखक भी। अब इस युग की कविता में प्रधान रूप में अंग्रेजी शासकों की शोषणपूर्ण स्वार्थ रीति नीतियों का विरोध करने के साथ साथ भारतीय समाज की बुराइयों का विरोध तथा राष्ट्रीयता भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो अंग्रेजी शासक हम पर शासन कर रहे थे उनका इस युग के कवियों ने विरोध किया अपने काव्यों में। और साथ ही में एक केवल उन्होंने यही काम नहीं किया कि इस युग में जो अंग्रेजी शासन था उसका ही विरोध किया, मगर साथ ही में क्या किया उन्होंने, साथ में समाज में, यानी कि भारतीय घरों में, भारतीय समाज में जो भी बदलाव होने चाहिए वे बदलाव भी इस काव्यों में उन्होंने दिखाए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह जो युग था कविता में, यह जो युग था इन कवियों की कविता में जो भी विषय थे उनमें हमें समानता प्राप्त होती है। और यहाँ पर उन्होंने कई कवियों ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया, तो उनके काव्य भी यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्ज नहीं अंग्रेज। यानी कि यहाँ पर अंग्रेजों पर वार किया गया है। अब इसके अतिरिक्त भी नारी शिक्षा, विधवाओं की जो दुर्दशा थी वे, बाल विवाह, अस्पृश्यता, पाखंड, परंपरा, इस
पर भी उन्होंने अनेक विषय में अनेक विषय में कविताएं लिखी और मध्यम वर्गीय समाज का भी यहाँ पर उन्होंने अच्छे से चित्रण किया। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र जैसे कई कवियों ने विदेशी शासकों की अर्थनीति, अकाल, महामारी, महंगाई, दुख, इन सभी के नीचे जो मनुष्य दबा हुआ था उसका भी यहाँ पर चित्रण किया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भारतेंदु और अन्य कवियों ने इस युग में यानी कि भारतेंदु युग में मनुष्य की यानी हमारे समाज की जो परिस्थिति थी उसका भी यहाँ पर वर्णन किया और साथ ही में जो अंग्रेज शासक थे वे हम पर जो अत्याचार कर रहे थे उनका भी यहाँ पर बखूबी वर्णन किया और समाज को नई दिशा देने का एक प्रयत्न किया। अब आएगा नाटक। अब नाटक में कह सकते हैं हम कि यह विधा अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से पूर्ण रूप से नहीं हो सकती थी। अन्य गद्य विधाओं से अधिक प्रचलित न होने के कारण नाटक ही सर्वाधिक उपयुक्त इस युग में विधा रही। यानी कि यहाँ पर नाटक में हम कह सकते हैं कि गद्य की यह दूसरी उपन्यास, निबंध, कहानी जैसी अन्य विधाएं जो थी वह इस युग में अधिक प्रचलित न होने के कारण एक नाटक ऐसी विधा थी कि जो सभी साहित्यकारों को तुरंत प्राप्त थी और इसी कारण नाटक का यहाँ कवियों ने अधिक लेखकों ने अधिक उपयोग किया क्योंकि कवि जो कविता थी वह कविता लिख रहे थे तो कविता पूर्ण रूप से यहाँ पर अभिव्यक्ति के लिए संपूर्ण नहीं थी, जबकि नाटक जो था वह अन्य विधाओं से ज्यादा बेहतर था क्योंकि अन्य विधाएं तब विकसित नहीं थी। यानी संपूर्ण बात कहने के लिए उस वक्त नाटक ही बेहतर था और इसीलिए इसका विकास अधिक हुआ और कई रचनाकारों ने साथ ही भारतेंदु ने भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यानी कि आगे जो हमने कहा वह कि जो भी बातें थी, जो भी मनुष्य की यानी कि समाज की जो स्थिति थी, समाज में जो कुरीतियाँ थी, नारी का जो शोषण हो रहा था, विधवा विवाह की जो बात थी, अस्पृश्यता की जो बात थी, जो परंपराएं थी जो कि नहीं होनी चाहिए ऐसी परंपराएं, ऐसी जो भी बातें थी उसको प्रस्तुत करने के लिए कई लेखकों एवं भारतेंदु ने भी नाटक का ही सहारा लिया और हिंदी नाटकों का आरंभ भी भारतेंदु से ही माना जाता है और इनको भारतेंदु को हिंदी नाटक का जनक भी कहा जाता है। और भारतेंदु ने पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक भारतेंदु ने यहाँ पर पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक
ऐसे अनेक नाटक लिखे। पौराणिकता के आधार पर भी उन्होंने नाटक लिखे, ऐतिहासिकता के आधार पर भी उन्होंने नाटक लिखे, सामाजिकता में के आधार पर भी उन्होंने नाटक लिखे, और धार्मिकता के आधार पर भी भारतेंदु जी ने नाटक लिखे। और अन्य लेखक जो भी थे उन्होंने सामाजिकता और मनोरंजन नाटक लिखे, जिसमें समाज की बातें या समाज को मनोरंजन परिपूर्ण हो ऐसे नाटक लिखे। और अब अनेक नाटकों लिखे गए, और जिसका मूल उद्देश्य क्या था, तो जिसका मूल उद्देश्य था मनोरंजन के साथ साथ जनता को जागृत करने का। और नाटकों के माध्यम से नाटककारों ने मानव मूल्यों की भी प्रतिष्ठा की, अतीत का गौरवगान किया, क्योंकि पौराणिक ऐतिहासिक जो भी नाटक लिखे जाए तो उसमें अतीत का गौरवगान होगा। मौलिक के साथ साथ संस्कृत, बांग्ला एवं अंग्रेजी साहित्य भाषा के जो प्रसिद्ध नाटक थे उनका भी यहाँ पर अनुवाद किया गया, और सबको यहाँ पर जनता के लिए अनुवाद करके जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। साथ ही भारतेंदु ने नाटकों में पूर्व पश्चिम की नाट्य कला का समन्वय किया, यानी उन्होंने क्या किया कि जो भी पूर्व और पश्चिम की जो नाट्य कला थी उन दोनों को मिलाया, और इस युग में व्यावसायिक पारसी नाटक कंपनियों की जो धूम मची थी उसका उन्होंने विरोध किया। यानी कि जो व्यावसायिक नाटक थे पारसी नाटक, उनका उन्होंने विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि वे लोग समाज में एक कुंठितता और निचले स्तर का मनोरंजन दे रहे थे, और इसीलिए समाज भ्रमित होकर अलग दिशा में जा रहा था, और इसी कारण उन्होंने इसका डटकर विरोध किया। और इस विरोध के साथ उन्होंने इस विरोध में उन्होंने अन्य कवियों को भी शामिल किया, और उन्होंने ऐसे नाटक बंद हो उसका प्रयत्न किया, और अपने लेखकों के द्वारा उन्होंने अन्य लेखकों के द्वारा भी अलग अलग अन्य अच्छे नाटक लिखवाने के प्रयास किए। और भारतेंदु ने चंद्रावली, भारत दूरदर्शा, अंधेर नगरी, नील देवी, विशस्य विषमोषधम जैसे नाटकों को भी लिखा और समाज के सामने प्रस्तुत किया, और जिसके कारण समाज में अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग विषय देकर अलग अलग कवियों ने, साथ ही भारतेंदु ने भी जनता को जागृत करने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे निबंध। निबंध इस युग की नाटक के साथ साथ सक्रिय होने वाली विधा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होकर आई है। नाटक के साथ साथ यह विधा भी इस युग में सक्रिय रूप से प्रस्तुत हुई, विकसित होकर हमारे सामने आई। इसमें निबंध के विकास में यदि हम माने तो ज़्यादातर इस युग में जिसने अपना योगदान दिया वह थी पत्रिकाएं।
यहाँ पत्र पत्रिकाओं के कारण निबंध का अच्छा खासा विकास तो हुआ। यह कहना चाहते हैं कि निबंध का जो ज्यादातर विकास हुआ वह पत्र पत्रिकाओं के कारण हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण गोस्वामी जैसे कई लेखकों ने, कई साहित्यकारों ने अपने निबंध पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करके यहाँ पर हमारे सामने रखे, जिसमें समाज सुधार, आर्थिक दुर्दशा, नारी शिक्षा आदि विषयों को निबंध के द्वारा प्रकाशित किया। भारतेंदु जी ने अपने हरिश्चंद्र मैगजीन में पुनरातत्व, इतिहास, कला, धर्म तथा यात्रा संबंधी निबंध लिखे। प्रताप नारायण मिश्र का नाम भी हिंदी निबंध साहित्य में हम उल्लेखनीय रूप से ले सकते हैं। उन्होंने हिंदी का एडिशन तथा बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टिल हम कह सकते हैं। यह एडिशन और स्टिल दोनों पश्चिम के साहित्य धारा के माने गए लेखक हैं और इस युग के निबंधों की विशेषता को स्पष्ट करते हुए नगेंद्र जी यह कहते हैं कि इस युग में निबंधों की निबंधों की विशेषता यह थी कि वे अपने माध्यम से व्यापक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक संभव हो सके। नगेंद्र जी ने कहा कि इस युग के जो निबंध है उनकी विशेषता यह रही थी कि वे अपने माध्यम से व्यापक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण के जागरण संभव हो सके। यानी कि कहने का तात्पर्य उनका यह था कि इस युग के निबंध ऐसे रहे कि जिसके कारण सामान्य जनता या जन में व्यापक राष्ट्रीय जागरण हुआ, यानी कि जागरूकता आई और सांस्कृतिक जागरण भी, यानी संस्कृति को लेकर भी कई जो हमारे विचार थे वह बदले और यह हो सका इन निबंधों के कारण। अब आएंगे हम आलोचना पर। यहाँ पर मेरा एक टॉपिक लिखना रह गया है, आलोचना। अब आएंगे हम आलोचना पर। तो यह जो आलोचना है यह हमें अच्छे रूप से विकसित मिलती है द्विवेद युग में, किंतु हम कह सकते हैं कि आलोचना की नींव डाली थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब रीतिकाल में आलोचना केवल लक्षण ग्रंथों तक सीमित था। इस युग में रीतिकाल की जो परिपाटी पर
थोड़ी सी टीकाएं और छंद संबंधी ग्रंथ लिखे गए थे। यानी कि भारतेंदु युग में रीतिकाल की परिपाटी पर थोड़ी सी टीकाएं और छंद संबंधी निबंध लिखे गए थे। भारतेंदु जी का नाटक नामक आलोचना ग्रंथ अधिक लोकप्रिय और उल्लेखनीय था, जिसमें भारतेंदु ने सैद्धांतिक समीक्षा का सूत्रपात किया था। सूरदास कवि ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, बिहारी सत्सई आदि टीकात्मक आलोचनाएं लिखी। और शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इस प्रकार इस इतिहास लेखक की परंपरा का सूत्रपात भी इसी युग में होता है। श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर और बंग विजेता नामक 2 नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इस प्रकार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी समीक्षा का सूत्रपात भी इस युग में होता है। अब हम आएंगे उपन्यास पर। उपन्यास इस युग की सर्वथा नई और अपरिचित सी विधा थी। अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आकर उपन्यास और कहानी जैसी पाश्चात्य विधाएं भारत में आई। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु और श्रद्धाराम फुलेरी का परीक्षा गुरु और श्रद्धाराम फुलेरी का भाग्यवती परीक्षा गुरु और भाग्यवती दोनों को हम इस विधा का यानी कि उपन्यास विधा का हम प्रारंभिक उपन्यास कह सकते हैं, मान सकते हैं। बाद में जो लिखे गए वे सामाजिक उपन्यास थे। किशोरीलाल गोस्वामी ने भी अपने उपन्यास लिखे जो कि ऐतिहासिक उपन्यास थे। गोपालराम गहमरी ने उपन्यास लिखे। देवकीनंदन खत्री ने लिखे जो कि तिलिस्मी उपन्यास थे और जासूसी उपन्यास भी थे। खत्री जी का जो चंद्रकांता उपन्यास था और चंद्रकांता संत की उपन्यास था जिसके नाम आपने सुने ही होंगे, वे उपन्यास भी उन्होंने लिखे जिसमें एक तिलिस्मी बातों की चर्चा की गई है। यानी तिलिस्मी तरीके से वह प्रस्तुत हुआ है, झालू वगैरह उसमें उसके विषय रहे हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि अन्य लेखक ने भी बंगला साहित्य के श्रेष्ठ उपन्यासों का भी यहाँ पर अनुवाद किया। अन्य लेखक जैसे कि बंकिम चंद्र, रमेश चंद्र, तारकनाथ आदि ने भी उपन्यास को यहाँ पर अनुवाद करके हिंदी में प्रस्तुत किया। कहने का तात्पर्य यह है कि उपन्यास इस युग की प्रारंभिक विधा, उपन्यास का इस युग में प्रारंभ हो रहा था। यहाँ पर अच्छे उपन्यास तो हमें मिले ही मगर यहाँ पर हमें शुरुआती दौर पर कुछ निम्न स्तर के उपन्यास भी प्राप्त होते थे। अब आएंगे हम कहानी पर। कहानी आलोच्य युग की कुछ छोटे प्रयास करते हुए लिखी गई कहानियां थी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह था कि कहानी को इस युग में ज्यादा विकास प्राप्त नहीं हुआ। कोई कहानी लिखी किसी ने तो ऐसा ही मिला। और भारतेंदु ने इस युग में कहानी लिखी जो कुछ स्वप्न कथा थी, तो इसे
कहानी और निबंध के बीच का स्वरूप हम मान सकते हैं। ऐसी कहानियां उन्होंने लिखी। अब शिव प्रसाद सिंह शिव प्रसाद सिंह ने सितारे हिंद नामक कहानियां लिखी, लेकिन इसमें भी कला पक्ष की कमी थी और इसमें शिक्षा, नीति और हास्य की बातें कही गई थी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि भारतेंदु युग में कहानी का कोई विकास नहीं हुआ था। इसका वास्तविक विकास हुआ द्विवेदी युग में। तो यहाँ यह कहानी का टॉपिक हम पूर्ण करते हैं, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा विकास हुआ नहीं था। पत्र पत्रिकाएं, अब पत्र पत्रिकाएं जो है उसमें हमने आगे भी बात की वैसे यहाँ पर पत्रिकाओं का विकास अच्छे तरीके से हुआ था, अच्छा हुआ था, प्रारंभ भी हुआ और विकास भी हो गया। कई लेखक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जुड़ गए थे। पत्रिकाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन कलकत्ता से शुरू हुआ और बाद में बनारस, प्रयाग, नागपुर आदि बड़े बड़े शहरों से भी पत्रिकाएं निकलने लगी। उद्यत मांतन, बंगदूत, प्रजामित्र, बनारस अखबार, प्रजा हितैषी जैसे कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, नागरी प्रचारिणी पत्रिका आदि यह इसी युग में प्रस्तुत हुई और यह जो थी वह राजनीतिक चेतना को जागृत करती हुई पत्रिकाएं थी। इस प्रकार हमें भारतेंदु युग में मौलिकता, विविधता और आधुनिकता के कारण हिंदी साहित्य के निर्माण में यह युग नींव की ईंट बना दिखाई देता है और इसका संपूर्ण श्रेय निसंदेह हम भारतेंदु जी को दे सकते हैं। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में हमारे सामने आए। उनकी प्रतिभा, रचनात्मक शक्ति के कारण हिंदी गद्य को स्थिरता मिली और इसी कारण गद्य की अनेक विधाओं को जन्म भी मिला और उनका विकास भी हुआ। और हम कह सकते हैं कि काव्य, नाटक, आलोचना और निबंध जैसी विधाओं में इनके जो भी प्रतिभा थी उनके समान रूप से हमें दर्शन होते हैं।